हेलो डियर एवरीवन, अभी करेंगे सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम के लिए सरफेस केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी यहाँ पे 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं मैंने, इसमें पूरा आपका जो सिलेबस है टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए 30% रिड्यूस होने के बाद वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आप देखेंगे खुद भी क्वेश्चन के माध्यम से। और इस क्वेश्चन यहाँ पे जो 12 क्वेश्चंस हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं ही हैं, उसमें बीच बीच में आपको वीवीआई क्वेश्चंस दिखेंगे जिसको मैंडेटरी हो जाएगा कि आपको इसको याद कर ही लेना है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही आप लोग को पूरा वीडियो देख लेना है ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बस इतना ही करना है आपको, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, आपका तैयारी बहुत कम समय में अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम से याद कर लेना है, कोई ये नहीं। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन लिखा है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फिजियोसॉर्प्शन एंड केमियोसॉर्प्शन विथ रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन देखें आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन 2013 का है, जहाँ जहाँ मुझे दिमाग में रहा है कि किस ईयर का क्वेश्चन है वो मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 4 पॉइंट पे आपको डिफरेंस करने के लिए कहा, ठीक है। और उसके बाद इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट 3 डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ केमिक्स ऑप्शन विच आर नॉट फाउंड इन फिजिक्स ऑप्शन, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये तीनों क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं बच्चों, आप समझ गए, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आपको एक ही आंसर लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये बेसिकली क्या है, डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। आप चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए डिफरेंसेस मैंने लिखा है यहाँ पे, इट इज़ नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दस लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर फिजिक्स ऑप्शन, इट अकर्स एट मॉडरेट टेम्परेचर, इट इंक्रीजेज फर्स्ट एंड देन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। थर्ड नंबर पे है रिवर्सेबल इन नेचर होता है, जबकि थर्ड नंबर ये आपका केमिक्स ऑप्शन जो होता है वो इरिवर्सेबल इन नेचर होता है। फोर्थ नंबर पे है लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपको आया भी है एग्जाम में, जो टर्म फर्स्ट आपने दिया था। लो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन 20 to 40 किलो जूल पर मोल। उसके बाद है हाई इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन 82 to 40 किलो जूल पर मोल। उसके बाद 5 नंबर पे मैंने इसमें मेंशन कर दिया है, इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वंडर वाल फोर्सेज, यानी वीक फोर्स के कारण अराइज होता है। कौन सा, फिजिक्स ऑप्शन। जबकि आपका केमिक्स ऑप्शन क्या होता है, इट काउज्ड बाय द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये 4-5 डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस अपने दिमाग में माइंड में रखें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत फ़ायदा आपको दिखेगा आगे भी। बहुत सारा इसमें ऐसा पॉइंट है जो कि कहीं कहीं यूज़ होगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव रीज़न। आपको रीज़न बताना है, जो क्वेश्चन यहाँ दिया है उसका क्या कारण है। और डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द मीटिंग प्लेस ऑफ सी एंड रिवर वाटर वाई। डेल्टा समुद्र और नदी का जहाँ मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ मीट करता है एक दूसरे से, वहाँ पे ही डेल्टा बनता है, क्यों। तो उसका रीज़न देखिए, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन, और भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पे मैंने जो रिसेंट जो भी दिमाग में मेरे था वो मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है। आप ये जान लो कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, सीबीएसई के, और आने ही वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। रिवर वाटर इज कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले, सी वाटर कंटेन्स अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सी वाटर कोगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ क्ले रिजल्टिंग इन डिपोजिशन विद द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो ये इसका रीज़न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पाउडर्ड सब्सटेंसेस आर मोर इफेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स, यानी कि पाउडर्ड सब्सटेंस जो होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है। कैसे, यानी एब्जॉर्बर, एब्जॉर्ब करने वाला होता है।
क्यों? एज वी नो दैट एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, यानी जिसको एब्जॉर्ब करना है, जो एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो सोखेगा किसी चीज़ को, उसका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगा। इसलिए लिखा गया पाउडर सब्सटेंस हैव मोर सरफेस एरिया एंड हेंस पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स। तो ये गिव रीज़न है। तो गिव रीज़न इस टाइप से आता है, क्वेश्चन आएगा तो आपको रीज़न बता देना है कि कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेम द टू ग्रुप्स इनटू विच फेनोमेनन ऑफ कैटालिसिस कैन बी डिवाइडेड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रुप विथ केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। यानी कैटलिस्ट को टू ग्रुप्स में बांटा जाता है, उसको बताइए कौन सा ग्रुप है और प्रत्येक का एग्जाम्पल भी आपको देना है, केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व करके देना है। ठीक है, तो चलिए कैटलिस्ट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। पहला होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा होता है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो देखिए होमोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट, बस की पॉइंट को पकड़िए बच्चों। कम समय में जो आपको वीडियोस आप देखते हैं कि कम से कम समय में कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसका ये तरीका होता है कि आप की पॉइंट को पकड़ लें। जैसे क्या है, व्हेन द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, दैट इज लिक्विड और गैस, द प्रोसेस इज सेड टू बी होमोजीनियस कैटालिसिस। जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज सेम होगा, यानी लिक्विड होगा तो लिक्विड, गैस होगा तो गैस, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस कैटालिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे देखिए SO2 गैस है, O2 गैस है और NO कैटलिस्ट है जो कि आपका गैसियस फॉर्म में ही है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों ही एक ही फेज में हो तो होमोजीनियस कैटालिसिस हो जाता है। हेट्रोजीनियस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या भैया कि आपके रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेज अलग अलग हो जाएगा। द कैटालिटिक प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। कोई भारी है, कुछ है इसमें दिक्कत आपको लिखने के लिए? तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, गैसियस फॉर्म में, जबकि इसका कैटलिस्ट जो आयरन लिया गया वो सॉलिड फॉर्म में है। तो जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज अलग हो जाए तो वो आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम ऑफ फॉलोइंग कोलाइडल सिस्टम्स, स्मोक एंड मिल्क। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब 2 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है अभी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि स्मोक और मिल्क का एग्जाम्पल देके बताइए कि इस स्मोक के अंदर डिस्पर्स्ड फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि डिस्पर्सन मीडियम का मतलब हुआ जिसमें कोई चीज़ घुलेगा, जिसमें कोई चीज़ मिलेगा वो डिस्पर्सन मीडियम, और जो मिलेगा, जो घुले मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा। जैसे सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो ये समझिए कि डिस्पर्सन मीडियम सॉल्वेंट हो गया और डिस्पर्स्ड फेज सॉल्यूट हो गया, जस्ट लाइक सॉल्यूशन की तरह होता है जो आपने टर्म फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो वही उसी चीज़ को इस तरीके से यहाँ लिखा जाता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज स्मोक का क्या होगा, सॉलिड, और डिस्पर्सन मीडियम ऑफ स्मोक क्या होगा, गैस, क्योंकि गैस में ही सॉलिड को मिलना है स्मोक में। ठीक है, गैस रहेगा, मीडियम कौन है, गैस है, तो ये हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मिल्क के लिए क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज ऑफ मिल्क लिक्विड फैट, और डिस्पर्सन मीडियम ऑफ मिल्क वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर, डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, जबकि फेज आपका डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, फैट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको एक्सप्लेन करना है जो दिया गया है उसको। सेम सब्सटेंस कैन एक्ट बोथ एज कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स, यानी आप एक्सप्लेन करके बताइए कि सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस एक्ट करता है बोथ एज कोलाइड्स एंड क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, द सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज बोथ कोलाइड एंड क्रिस्टलॉइड, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। ये डिपेंड किस पे करता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स। बस ध्यान रखिए कि कोलाइड्स और क्रिस्टलॉइड्स को मैं दिखाने के लिए क्या होगा, साइज ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कोलाइड्स कब होगा, जब पार्टिकल साइज लाइज बिटवीन द 1 to 1000 नैनोमीटर, इट बिहेव्स एज कोलाइड। यानी जब सब्सटेंस जो पार्टिकल्स है उसका साइज आपका क्या होगा, 1 to 1000 हो जाएगा नैनोमीटर,
तो वो आपका कोलाइड्स हो गया। लेकिन क्रिस्टलॉइड के लिए खाली क्या हो जाएगा, देखिए पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज अगर लेस देन 1 नैनोमीटर है, छोटा है 1 नैनोमीटर से, तो वो क्रिस्टलॉइड्स हो जाता है। बस साइज ऑफ पार्टिकल पे है और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, NaCl इन वाटर बिहेव एज क्रिस्टलॉइड वाइल इन बेंजीन बिहेव्स लाइक कोलाइड, ठीक है। NaCl वाटर में डालते हैं तो वो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करता है, जबकि वो बेंजीन में डालोगे आप तो वो कोलाइड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जब एक ही सब्सटेंस है NaCl, दो अलग अलग मीडियम में डाला गया, वाटर में और बेंजीन में, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। 6 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी का आपके 5 में ही दूसरा क्वेश्चन भी मैंने लिखा था जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। मतलब आइदर कोई भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। आर्टिफिशियल रेन इज काउज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर क्लाउड्स, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन क्यों होता है, मतलब सॉल्ट स्प्रिंग करने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्लाउड्स आर एरोसोल्स इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड, है ना। जैसे कहने का मतलब क्लाउड्स जो है एरोसोल्स है, यानी कि एयर और आपके सॉइल का मिक्सचर होता है, मतलब मिला हुआ रूप होता है। तो एरोसोल्स इन विच स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड व्हेन इलेक्ट्रिफाइड सैंड और सोल कैरिंग चार्ज अपोजिट टू द one on clouds is spread from an aeroplane. The colloidal water particles of clouds get neutralized and coagulated to form ठीक है, to form bigger water drop which causes artificial rain, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इलेक्ट्रीफाइड सैंड और सोल जो कि अपोजिट चार्ज कैरी करता है, उसको जब स्प्रेड करते हैं आप क्लाउड में एरोप्लेन के माध्यम से, तो कोलाइडल वाटर जो होता है, जो एरोसोल जिसको कहा गया, कोलाइडल वाटर पार्टिकल्स ऑफ द क्लाउड गेट न्यूट्रलाइज। चूँकि अपोजिट आपने डाला तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड कोगुलेटेड टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉपलेट विच काउजेज आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन हो जाता है, ठीक है, कृत्रिम वर्षा। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाउ आर द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि आप किस तरीके से ये कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, कैसे। सल्फर इन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझते चले जाइए। सल्फर इन वाटर कैसे बनाएंगे, तो सल्फर सोल इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ H2S विथ SO2। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, इसको याद कर लेना होगा, लिख के 1-2 बारी। SO2 + 2H2S ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 3S + 2H2O। तो देखिए ये सोल बन गया, मतलब ये कोगुलेट हो गया, ठीक है। ये आपका कोगुलेट जो यहाँ पे बताया गया ऊपर वाले क्वेश्चन में, जिसने आर्टिफिशियल वर्षा के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए, वही चीज़ है यहाँ। और यहाँ पे आपने SO2 और 2H2S डाला, ऑक्सीडेशन हुआ तो 3S मिला सोल, जो कि कोगुलेटेड फॉर्म में आपको प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से गोल्ड इन वाटर क्या हो जाएगा, देखिए गोल्ड सोल इज प्रिपेयर्ड बाय ब्रिज आर्क प्रोसेस, और बाय द, मतलब जिस प्रोसेस हो रहा है उसका नाम है, और बाय द रिडक्शन ऑफ AuCl3 विथ HCHO, यानी ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो रिएक्शन यहाँ देखिए 2AuCl3 मतलब ये बैलेंस करने के लिए लिखा गया है। रिडक्शन आप कराते हैं तो AU सोल आपको मिल गया, बाई प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये आपको ना बच्चों लिख के प्रैक्टिस कर लेनी होगी। ये 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे आपने देखा, सल्फर इन वाटर और गोल्ड इन वाटर, ये लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट आर लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। यानी कोलाइड्स दो तरीके का होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। विच ऑफ दीज सोल्स कैन ईजिली कोगुलेटेड ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाई। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे जो अभी आर्टिफिशियल रेन बताया गया, उसमें बताया गया ना कि अपोजिटिवली चार्ज स्प्रेड किया जाता है तो क्या हो जाता है कि न्यूट्रलाइज होता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में दिया है कि आप दोनों कोलाइड्स को एक्सप्लेन करेंगे
तो देखिए लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है, लिक्विड लविंग, ठीक है, वाटर लविंग नहीं कहेंगे, लिक्विड लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक को बोलते हैं वाटर लविंग। द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग, ठीक है। Colloid sols directly formed by mixing substances like gum, gelatin, starch, rubber, etc. with a suitable liquid, the dispersion medium, ठीक है, are called lyophilic sols, ठीक है। लायोफिलिक सोल्स का मतलब क्या है, डायरेक्ट आप मिक्स करते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, तो जो बन के तैयार होता है लिक्विड लविंग ग्रुप होता है, इसलिए एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, तो उसे लायोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। दीज सोल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सेबल सोल्स बिकॉज डिस्पर्सन मीडियम इज सेपरेटेड बाई डिस्पर्स्ड फेज, मतलब जो डिस्पर्सन मीडियम हो गया लिक्विड और उसमें जो आपने मिलाया वो हो गया डिस्पर्स्ड फेज। द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाई सिंपली मिक्सिंग विद द डिस्पर्सन मीडियम, यानी कि आप ये रिवर्सेबल प्रोसेस होता है ये कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड का। क्यों? क्योंकि इसमें आप डिस्पर्सन मीडियम से सेपरेट कर सकते हैं डिस्पर्स्ड फेज को, और फिर से पुनः चाहें तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड कर सकते हैं बाय द मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, यानी फिर से डिस्पर्सन मीडियम डाला, फिर से आपने पानी डाला, फिर से वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो रिवर्सेबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी ईजिली कोगुलेटेड। ये जो होता है, ये जो सोल होता है लायोफिलिक सोल, ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये ईजिली कोगुलेटेड नहीं होंगे, यानी कि जो कोगुलेशन आपने देखा है सल्फर और गोल्ड का, उस टाइप का चीज़ इसमें कम देखने को मिलता है, नहीं होते हैं, जबकि लायोफोबिक में होंगे, ठीक है। Lyophobic soles, the word lyophobic means liquid heating. The colloidal soles like gold don't form directly by mixing with dispersion medium and can be prepared only by the special method. इसको जो बनाया जाता है इसको स्पेशल मेथड से यूज से ही बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही मिक्स किया बन जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, these are called lyophobic sols. These sols are readily coagulated on the addition of small amount of electrolytes. जब small amount of electrolyte डाला जाता है तो coagulation हो जाता है, और by heating और shaking and hence are not stable. इसलिए ये क्या होते हैं, मेन पॉइंट क्या हुआ आपका कि लायोफोबिक जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल होता है, क्योंकि आप इसका वो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो कोगुलेशन पॉसिबल है, या हीट करेंगे तो, या शेक करेंगे तो भी कोगुलेट हो जाएगा, इसलिए नॉट स्टेबल होता है। वंस कोगुलेटेड दे डोंट गिव बैक कोलाइडल सोल बाय सिंपल एडिशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, हेंस दीज सोल्स आर कॉल्ड इरिवर्सेबल सोल्स। तो आपको याद कर लेना है, लायोफिलिक क्या होता है, स्टेबल होता है और रिवर्सेबल होता है, जबकि लायोफोबिक क्या होता है, नॉट स्टेबल होता है और इरिवर्सेबल भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था, लायोफिलिक और लायोफिलिक, हाँ लायोफोबिक, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है, अब कौन सा कोलाइड है, मल्टी मॉलिक्यूलर एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो मल्टी मॉलिक्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स मैंने यहाँ लिखा है, डिफरेंसेज आप देखते जाएं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स diameter less than 1 nanometer of a substance combine together in dispersion medium to form aggregates which have size देखिए size in the colloidal solution thus formed are known as multi-molecular colloids। जबकि आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या, तो देखिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स का होगा व्हेन सब्सटेंसेस विच पजेस वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेज आर डिस्पर्स्ड इन सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम, यानी सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स कीजिए, मिलाइएगा। द कोलाइडल सॉल्यूशन दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। दूसरा डिफरेंस था, these colloids are not very much stable,
ये जो कोलाइड्स होता है मल्टी मॉलिकुलर, वो वेरी मच स्टेबल नहीं होता है, जबकि दीज कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल। एग्जाम्पल है इसका गोल्ड सोल, सल्फर सोल एट्सेट्रा, जो अभी आपने पीछे बनाया है गोल्ड सोल और सल्फर सोल, ये क्या है, मल्टी मॉलिकुलर है, वेरी मच नॉट स्टेबल होता है। जबकि आपका यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, यानी कि आप समझ जाइए मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल का जुड़ना, मैक्रो, मैक्रो सुनने में लगता है माइक्रो जैसा, लेकिन वो नहीं है, मैक्रो है। मैक्रो मतलब छोटे 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 मॉलिक्यूल जब जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, दैट इज़ योर मैक्रो मॉलिक्यूल। तो जो पॉलीमर जब मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बताया ना, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल किसका जाएगा, सेल्यूलोज, स्टार्च एट्सेट्रा। ओके, तो ये सब याद करने के तरीके होते हैं बच्चों। तो थोड़ा थोड़ा हर चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा वहाँ से भी समझ में आ जाता है, थोड़ा यहाँ से भी समझ में आता है, और पूरा ओवरऑल समझ में आ जाता है। इसलिए हर चैप्टर पे जो भी पढ़ें याद रखें, दिमाग में रखें, तो आसानी से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मीन्ड बाय कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन जो वर्ड बार बार यूज हो रहा है वो क्या होता है। ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 मेथड बाय विच कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया लायोफोबिक सोल क्या होता है, जो कि वाटर हेटिंग होता है, सॉरी लिक्विड हेटिंग होता है, ठीक है, कैन बी कैरीड आउट। ये देखिए 2012, 10 और भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसे मेंशन किया है मैंने। देखिए बच्चा लोग, द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग टुगेदर द कोलाइडल पार्टिकल्स और सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन। यानी जब प्रोसेस एग्रीगेट कर जाए, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल हो जाएं, एक जगह एग्रीगेट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोगुलेशन ऑफ द सोल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट समझते हैं, जो पेंदी में बैठ जाता है, जैसे आपने सेटल छोड़ दिया, मतलब मिक्स किया, सेटल होने के लिए छोड़ दिया, तो जब वो कोगुलेट हो जाए, नीचे की ओर पेंदी में बैठ जाता है, तो उसे कोगुलेशन कहते हैं, और प्रेसिपिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिपिटेट आउट, प्रेसिपिटेट हो जाना, यानी कि पेंदी में बैठ जाना, ठीक है। उसका फिर आप उसको ड्रेन करते हैं तो आपका दोनों सेपरेट भी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फॉलोइंग आर 3 मेथड्स बाय विच कोगुलेशन ऑफ सोल कैन बी कैरीड आउट। कोगुलेशन किस किस माध्यम से करवाया जाता है, तो इलेक्ट्रोफोरोसिस है, फिर देखिए 3 यहाँ पे बताया जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, सो देखिए, इन दिस प्रोसेस द कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स एंड गेट डिस्चार्ज रिजल्टिंग इन कोगुलेशन। मतलब क्या होता है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, और वहाँ जाके डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज जाएगा, पॉजिटिव के पास निगेटिव जाएगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोगुलेशन हो जाएगा। तो इस तरह का एपरेटस होता है, आपके बुक में भी बना हुआ है, इस तरह रफली आप बनाएंगे एग्जाम में, अगर इलेक्ट्रोफोरोसिस आता है तो अच्छा मार्क्स स्कोर होता है। अच्छा मीन्स कि 5 के जगह 6 नहीं दे देगा, लेकिन 5 के जगह पे 5 पूरा देगा, ठीक है, ये बात। तो यहाँ देखिए, तो इस तरह से ट्यूब जैसा होता है शेप, और उसके बाद इसमें एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैथोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, और यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा और जमा हो गया। यही जो आप देख रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे इसके चारों तरफ जमा हो जाएगा, तो इसे कहते हैं कोगुलेटेड सोल पार्टिकल। कोगुलेट हो गया, ये जो गया यहाँ डिस्चार्ज हो गया, वहीं पे चिपक के रह गया, तो यही हो गया कोगुलेशन, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोफोरोसिस, इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, मिक्सिंग ऑफ 2 अपोजिटिवली चार्ज्ड सोल्स, ठीक है। तो व्हेन इक्वल प्रोपोर्शंस ऑफ अपोजिटिवली चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर रिजल्टिंग इन कोगुलेशन। ये भी बहुत अच्छा सा चीज़ है कि आप जब इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाते हैं अपोजिटिवली चार्ज सोल, तो वो मिक्स्ड होता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को, और कोगुलेशन हो जाता है। तो ये भी आसान सा तरीका है, ठीक है। दूसरा है, नंबर 3 है प्रोलॉन्ग डायलिसिस। प्रोलॉन्ग डायलिसिस क्या है भैया, बाय दिस मेथड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सोल आर रिमूव्ड completely and colloid becomes unstable resulting in coagulation। मतलब कहने का मतलब हुआ कि
इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोल में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उसको रिमूव कर लिया जाता है, पूरी तरह से निकाल लिया जाता है, जिससे कोलाइट जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है और कोगुलेशन हो जाता है, रिजल्टिंग इन कोगुलेशन। अनस्टेबिलिटी होता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, उसको कोगुलेशन कहते हैं। तो ये हो गया 3 मेथड। तो 3 में से कोई 2 भी पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स का होगा तो तीनों पूछ देगा। हो सकता है आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग से डिफाइन करने के लिए पूछ दे, मतलब किसी भी तरीके से पूछेगा, आंसर यही जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने समझ लिया तो आप कहीं भी इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो वो यही लिखा जाएगा, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर इमल्सन्स, व्हाट आर दियर डिफरेंट टाइप्स, स्टेट 1 एप्लीकेशन और इमल्सिफिकेशन। तो बस कुछ नहीं है भैया मेरे, लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम इन विच फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इनटू अदर लिक्विड आर कॉल्ड इमल्सन। टाइप्स ऑफ इमल्सन्स क्या हुआ, ऑयल इन वाटर, एग्जाम्पल मिल्क हो गया, और वाटर इन ऑयल, एग्जाम्पल बटर हो गया। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ इमल्सन्स होता है। तो देखिए इमल्सिफिकेशन क्या हो गया, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स। सोप्स हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। देखिए क्लींजिंग एक्शन जो सोप का होता है वो इमल्सिफिकेशन से ही होता है। जब आप किसी जगह पे जहाँ ग्रीस लगा है, ऑयल लगा है कपड़े में, वहाँ पे साबुन ये करते हो तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि इमल्सिफिकेशन होता है। आपका जो सोप है वो रिएक्ट करता है ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ, मिसल्स बनाता है और आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो यही है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या है कि तो जो आप झाग बनते देखते हैं ना साबुन में, वही इमल्सिफिकेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है, यूज़ है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाउ आर एसोसिएटेड कोलाइड्स डिफरेंट फ्रॉम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। तो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स तो मैंने पीछे भी बताया है आपको, बचा एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो एसोसिएटेड कोलाइड्स देखिए यहाँ पे, द कोलाइड्स प्रोड्यूस्ड by the aggregates of large number of ions because of attraction towards oppositively charged ion in a solution are called associated colloids। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सोप सॉल्यूशन हो गया इसके लिए। अब देखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, यहाँ पे सिर्फ मैंने हेडिंग लिखा है, आंसर नहीं लिखा है इसका, इसलिए क्योंकि जहाँ मैंने मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिकुलर डिफरेंसेस बताया है आपको, वहाँ से आप मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसके लिए टाइम यहाँ पे आपको नहीं डालना है, तो ये आपका हो जाएगा। देखिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है बच्चों। डिफाइन द फॉलोइंग, मतलब सरफेस केमिस्ट्री से भर के क्वेश्चन आते हैं डिफाइन वाले, तो इसलिए जो भी इम्पोर्टेंट डिफाइन था, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा हुआ है, वो यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें आता है, देखिए मैंने पहले ही स्टार मार के रखा था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन and viewed perpendicular to the path of incident light, the path of beam appears illuminated by bluish light. This phenomenon is known as Tyndall effect and the bright cone of light is called Tyndall cone। कुछ मेहनत नहीं है इसमें, बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से और व्यूड किया जाता है परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो इंसिडेंट लाइट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर से आप व्यू करेंगे तो द पाथ ऑफ बीम अपियर्स इल्यूमिनेटेड बाय अ ब्लूइश लाइट। जो पाथ ऑफ बीम होता है वो कैसे इल्यूमिनेट होता है, ब्लूइश लाइट से होता है। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट एंड द ब्राइट कोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल कोन। तो ये आप देखिए आपकी बुक में इसका पिक्चर है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए इस टाइप से फिगर है इसका दिया हुआ कि यहाँ से लाइट सोर्स है, टिंडल कोन है, और उसके बाद आपको ये परपेंडिकुलर जो इंसिडेंट लाइट गया उसके परपेंडिकुलर से व्यू करना है। तो आपको जो पाथ जो है वो ब्लूइश लाइट जैसा इल्यूमिनेट होगा, इल्यूमिनेटेड दिखेगा कैसा, ब्लूइश लाइट जैसा, तो इसे ही टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आप चाहें तो रफली ये फिगर बना सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया टिंडल इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मेहनत नहीं है। आपको समझ में आ गया क्या है कि जब बीम ऑफ लाइट पास किया जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन से, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका 2 देखते हैं। शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस।
तो सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है? द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द pore structure of the catalyst and the size of the reactant and product molecules is called self selective catalysis. Zeolites are good self selective catalysts. सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट हो गया कि सेफ सेलेक्टिव होगा वो, ठीक है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसमें क्या है कि स्ट्रक्चर, ये किस पे मेनली डिपेंड करेगा? स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट और स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसे सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। सेफ सेलेक्टिव होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल, तो बहुत ईजी है। सोल इज सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। सोल मतलब सॉलिड का SO लिया जाता है, लिक्विड का L ले लिया जाता है, सोल बन जाता है। तो सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, एग्जाम्पल पेंट, सेल फ्लूइड्स एट्सेट्रा। यानी कि सॉलिड को आप लिक्विड में जब मिलाते हैं तो जो बनता है उसे सोल कहते हैं। इलेक्ट्रोफोरोसिस भी इम्पॉर्टेंट है, जो पीछे बताया है आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस, ठीक है, वही लिखना है आपको। दूसरा इमल्सन, तो इमल्सन में जो डेफिनेशन लिखा है व्हाट इज़ इमल्सन, तो इमल्सन वही यहाँ पे भी लिख देंगे। आप सिर्फ इमल्सन का डेफिनेशन लिखेंगे, इमल्सिफिकेशन लिखने का निर्णय है यहाँ पे, आप सिर्फ इमल्सन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मिसेल है, देखिए नेक्स्ट है मिसेल। सम सब्सटेंस एट हायर कॉन्सेंट्रेशन शो कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मिसेल्स और एसोसिएटेड कोलाइड्स। यहाँ पे एक फिगर मैंने दिया है, जैसे आपने ये तो 10th में भी आपने पढ़ा है कि किस तरह से इमल्सिफिकेशन होता है, कैसे जो झाग बनता है वो झाग ही क्या कहलाता है? मिसेल कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया मिसेल के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए एरोसोल। तो अभी जस्ट पहले भी बताया था आपको एरोसोल क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच डिस्पर्सन मीडियम इज गैस एंड डिस्पर्स्ड फेज इज आइदर सॉलिड और लिक्विड। एरोसोल क्या होता है कि डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा और उसको मतलब जो अभी आपने आर्टिफिशियल रेन में देखा है ना, डिस्पर्सन मीडियम गैस एंड डिस्पर्स्ड फेज आइदर सॉलिड और लिक्विड होगा। एग्जाम्पल फॉग, स्मोक, मिस्ट एट्सेट्रा। कोलाइडल सस्पेंशन इन द एयर आर also called aerosols. Colloidal suspension in air are also called aerosols. डायलिसिस, अब डायलिसिस क्या होता है ये आपको देखिए, डायलिसिस भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। डायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल membrane. By the mean of diffusion of a suitable membrane, a bag of suitable membrane containing the colloidal solution is suspended in a vessel through which fresh water flows continuously. The molecules or ions diffuse through membrane into the water and pure colloidal solution is left behind. डायलिसिस जो अब तो इस तरीके से आपने डायलिसिस देखा कि क्या होता है, कैसे। नेक्स्ट है हमारा पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाय शेकिंग इट विथ डिस्पर्सन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। कोई मेहनत है, कोलाइडल सोल को शेक कीजिए डिस्पर्सन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जो बनता है उसको पेप्टाइजेशन कहते हैं। यानी जो प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट को फिर आप क्या करते हैं, कोलाइडल डिस्पर्सन मीडियम के साथ सेक करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जो बन के तैयार होता है उसे पेप्टाइजेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन से, प्रेसिपिटेट से बना पेप्टाइजेशन हो गया। ब्राउनियन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, ब्राउनियन मूवमेंट तो देखिए क्या है, द कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग motion of the colloidal particle in dispersion medium is called Brownian movement. कोई मेहनत है, कंटिन्यूअस रैपिड जिगजैग मोशन जो होता है, कोलाइडल पार्टिकल जो जिगजैग मोशन में डिस्पर्सन मीडियम में घूमता है, उस मोशन को ही ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल्स बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, दिस स्टेबलाइज द सोल। तो देखिए इस तरह से जो मोशन शो किया गया है, ये बहुत आसान मोशन है, बस खाली एक बारी एरो आपका सही जाना चाहिए। ऐसे है तो फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया,
जिगजैग है, लेकिन खाली सीक्वेंस देखिए कैसे कैसे जा रहा है, ऐसे गया तो फिर ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। एरो का खेल है, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे बना देंगे तो इसको यहाँ पे आप ऐसे नहीं बना सकते हैं, दोनों फिर टकरा जाएगा ना, समझ रहे हैं बात को। तो क्या है, ऐसे मूवमेंट क्या दिखा, ये पार्टिकल ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो जब आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, मतलब समझा इसलिए रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए कि कैसे ये फिगर बनाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं एरो ही डाल देंगे गलत से, तो ब्राउनियन मूवमेंट गलत हो जाएगा। तो बस यही चीज़ समझाने के लिए इतना बोलना पड़ता है बच्चों। तो ये क्या है, ऐसे है, देखिए ऐसे, ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, इसलिए एरो ध्यान से मारना आप लोग भी बना के, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट आप समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे 12 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो मैंने आपको बताया है और पूरा चैप्टर कवर हो गया आपका सरफेस केमिस्ट्री का। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टर्म 2 एग्ज़ाम बच्चों। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए क्या करना है आपको, करना है चैनल को सब्सक्राइब विथ बेल आइकन, ताकि ऐसे वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। और वीडियो अगर आपके समझ में आई हो, आपको हेल्पफुल लगी हो बच्चों, तो लाइक कीजिएगा और अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।